हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके 12th एनसीईआरटी का काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। तो इकोलॉजी के अंदर हम बात जो करेंगे, आने वाले कुछ जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। टोटल हमें 4 चैप्टर डिस्कस करने हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव एवं समष्टि। दूसरा चैप्टर नंबर 2 बात करेंगे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। चैप्टर नंबर 3 हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में और उसके संरक्षण के बारे में। चैप्टर नंबर 4 हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे। तो ये 4 अपने जो है चैप्टर हैं एनसीईआरटी के अंदर मेंशन हैं। आप देखेंगे 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो इकोलॉजी के अंदर मैंने बोला आपको कि इकोलॉजी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर साल इसमें काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इकोलॉजी में शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव एवं समष्टि। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इकोलॉजी में कुछ इंट्रोडक्टरी जो है पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि इकोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया है। इकोलॉजी शब्द जो प्रतिपादित किया था, जो प्रपोज किया था, वो थे हेकल। हेकल साहब ने इकोलॉजी शब्द दिया। लेकिन इकोलॉजी शब्द को सबसे ज़्यादा जो पॉपुलराइज किया, जो प्रसिद्ध किया, जो फेमस किया, वो किया रेटर साहब ने। रेटर साहब ने सबसे ज़्यादा उसको फेमस किया। यहाँ तक कि जो एक शब्द देकर गए थे हेकल साहब, रेटर ने तो उसको एक ब्रांच की फॉर्म में स्टैब्लिश कर दिया। ब्रांच एक सब्जेक्ट की फॉर्म में, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट बन गया। अब जब किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया हो तो उसके लिए उसको क्रेडिट और सम्मान देना बनता है। इसलिए रेटर को इकोलॉजी के जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर कहलाते हैं। इकोलॉजी के अंदर पादपों की इकोलॉजी का अध्ययन पहली बार वार्मिंग ने किया। वार्मिंग ने इकोलॉजी के अंदर पादपों का अध्ययन किया, इसलिए प्लांट इकोलॉजी के जनक, फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी कह सकते हैं आप, वार्मिंग को कहा जाता है। वार्मिंग, सो वार्मिंग ने सबसे पहले किसकी स्टडी की? प्लांट इकोलॉजी, प्लांट्स का अध्ययन किया इकोलॉजी को लेकर। इकोलॉजी और प्लांट को दोनों को एक साथ अध्ययन किया। देखिए, अब ये तो बात हुई विश्व स्तर पर। हम बात करते हैं अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। भारत में इकोलॉजी को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया, इकोलॉजी पारिस्थितिकी का जो परिचय दिया, वो दिया प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने पहली बार इकोलॉजी को वो भारत में लेकर आए और इंडिया के अंदर उन्होंने इकोलॉजी में अध्ययन, टीचिंग, अनुसंधान, रिसर्च करने शुरू की। इकोलॉजी का पहला डिपार्टमेंट प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में खोला था। देखिए, रामदेव मिश्रा जी के बारे में मैं इतना क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इम्पोर्टेंट है। रामदेव मिश्रा जी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इकोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ पर आपका एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर इकोलॉजी शुरू होता है, वहाँ पर एक पूरा का पूरा पेज प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी के बारे में दिया गया है। सो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी के बारे में पूरा आप पढ़ लें, वो एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन है। लेकिन फिर भी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी की सारी इन्फॉर्मेशन को जोड़कर 3 इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हर एक बच्चे को ध्यान रखनी है। पहला इन्फॉर्मेशन कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इंडिया में इकोलॉजी लेकर आए और तब से इंडिया के अंदर इकोलॉजी के फील्ड में टीचिंग, अध्ययन एवं रिसर्च, अनुसंधान होने शुरू हुए। पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा की बदौलत भारत सरकार के साथ मिलकर उन्होंने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था, एक समिति को बनवाया था। इसका नाम था नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन।
नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, NCEPC। अब ये खास क्यों है? खास इसलिए है कि यही कमेटी आगे चलकर भारत सरकार में बना मंत्रालय जिसका नाम है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इस कमेटी की बदौलत बना, और ये कमेटी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही बनी थी भारत सरकार के साथ। अब जरा सोचिए कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी का कितना कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इंडिया में इकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, उनसे पहले इंडिया में, भारत में कोई पारिस्थितिकी को नहीं जानता था। NCEPC बनवाया जिसकी वजह से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बना। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को क्रेडिट देना बनता है, इसलिए प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है इकोलॉजी, किसे कहते हैं इकोलॉजी? तो उसकी डेफिनेशन समझिए। देखिए, जीव के चारों ओर के वातावरण, जीव का अपने चारों ओर के वातावरण के बीच जो परस्पर जो संबंध है, जो इंटरेक्शन चलता है, उसके अध्ययन को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। जीव का अपने वातावरण के परस्पर, वातावरण के बीच होने वाले परस्पर संबंध के अध्ययन को हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। इसको हम एक बेहतर अच्छे एग्जाम्पल से आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से समझे, यह है जीव और यह है पर्यावरण। तो जीव और पर्यावरण आपस में इंटरेक्शन करते हैं, परस्पर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, इंटरेक्शन करते हैं। कहते हैं कि जीव अपने पर्यावरण को प्रभावित करता है और उसका पर्यावरण उस जीव को प्रभावित करता है। अब आप सोचेंगे कि भाई जीव में क्या हो सकता है? जीव में हम हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, जीव में पादप हो सकता है, और जीव के अंदर सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, मीन्स प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ऐसा नहीं कि जीव में केवल आप अपने को ही सोचकर समझ जाएं। जीव में पादप हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं और सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। और पर्यावरण, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, पर्यावरण क्या हो सकता है? पर्यावरण केवल चारों ओर का हवा पानी पर्यावरण है? नहीं। पर्यावरण की यदि मैं बात करूं तो देखिए, पर्यावरण के अंदर केवल अजैविक ही नहीं होते। जनरली जो बच्चा सोचकर चलता है पर्यावरण मतलब अजैविक, पर्यावरण के अंदर जैविक एंड अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों होते हैं। सो इन्वायरमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, जैविक एंड अजैविक। अजैविक, जैविक। जैविक के अंदर क्या होगा? जैविक के अंदर उत्पादक हो सकते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। जबकि अजैविक के अंदर तापमान, जल, प्रकाश, मृदा, देख सकते हैं आप, अजैविक के अंदर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, तो ये सब आ जाते हैं अजैविक। अब कहने का मतलब यहाँ है कि जीव पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण जीव को प्रभावित करते हैं। इन्हीं के इस इंटरेक्शन को, इन्हीं के आपसी परस्पर इस संबंध के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जीव, यहाँ पर कोई भी जीव आप ले लें, जैसे हमने ले लिया कोई जंतु ले लिया, जंतु अपने पर्यावरण पर निर्भर है। जैविक, उसका फूड, उत्पादक, यदि उत्पादक का नंबर ज़्यादा होगा तो ओब्वियसली उस जंतु का नंबर क्या हो जाएगा? रैबिट है, सपोज करिए खरगोश लिया है और यहाँ पर रैबिट है, रैबिट का जैविक उत्पादक मतलब ग्रास, हर्ब्स, ग्रास है। तो यदि वहाँ पर उत्पादक का नंबर कम हो जाए तो आपको नहीं लगता कि रैबिट का नंबर कम हो जाएगा? और यदि वहाँ पर उत्पादक का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो जीव है, रैबिट है, उसका नंबर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिला के उत्पादक इस जीव को प्रभावित कर रहा है। उपभोक्ता रैबिट है, खरगोश है, और यहाँ पर इसको खाने वाला टाइगर या फॉक्स है। टाइगर है, यदि बाघ है, तो यदि बाघ का नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर खरगोश का नंबर कम हो जाएगा।
क्योंकि खाने वाले हैं वहाँ पर। तो जरा देखिए, जैविक जो है वो जीव को प्रभावित कर रहा है। वो पॉजिटिव वे में भी कर सकता है और वो नेगेटिव वे में भी कर सकता है, लेकिन बात है प्रभावित करने की। अब यहाँ पर खरगोश है, अजैविक कारक को देखिए, किसी एरिया में तापमान बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ पर वो खरगोश का नंबर क्या होगा, कम रहेगा कि कंडीशन प्रतिकूल है। ऐसे ही तापमान बढ़िया है तो अच्छे ज़्यादा होगा, जल की कमी है तो नंबर कम होगा, जल अच्छा खासा है तो ज़्यादा होगा, प्रकाश बढ़िया है तो ज़्यादा होगा, भी प्रकाश होगा तो पादप होंगे। तो कुल मिला के मृदा यदि उपजाऊ है तो जीव ज़्यादा होंगे और यदि बंजर है तो कम होंगे। तो जैविक और अजैविक जो कि पर्यावरण का हिस्सा है, ये मिलकर जीव को प्रभावित करते हैं। और ये प्रभाव जो है वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है। अब देखिए, आप कहेंगे सर जीव में आपने जंतु रख दिया है, यहाँ पर पादप रख के दिखाओ, पादप को तो भोजन की जरूरत नहीं होती, हमने पादप रख दिया। तो पादप भी तो जैविक से प्रभावित होते हैं। जैसे एक पादप है और उसको अपने परागकण जो है उनका पॉलिनेशन कराना है, परागण कराना है, तो उसके लिए उनको इंसेक्ट पर डिपेंड होना पड़ेगा, कीट पर। जरा सोचिए कि पादप अच्छे खासे हैं और कीट ही ना आए, जो कि कीट किसका हिस्सा है, जैविक का हिस्सा है। आप कहेंगे कोई बात नहीं, ऐसा पादप रख देते हैं जिसके पास परागण कराने के लिए किसी कीट की आवश्यकता नहीं, जल पर निर्भर हो, किसी जैविक कारक पर ना निर्भर होकर अजैविक पर हो, तो तब तो जैविक की जरूरत नहीं है, तब भी जैविक की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब घटक की आवश्यकता तो फिर भी पड़ेगी, क्योंकि अब घटक न्यूट्रिएंट्स के, मिनरल्स के, खनिज लवण के चक्रण में बड़ा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। यदि अब घटक नहीं होंगे तो खनिज लवण का चक्रण रुक जाएगा और पादप की डेथ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैविक और अजैविक कारक दोनों जीव को प्रभावित करते हैं और जीव अपने जैविक और अजैविक कारक पर्यावरण को प्रभावित करता है। यही वजह है, देखिए लिखा है, जीव एवं पर्यावरण परस्पर संबंधित होते हैं। अनोन्याश्रित जो लिखा है इन्होंने, अनोन्याश्रित जो लिखा है वो क्या है, इसको इंग्लिश में टर्म लिखी है आपके मॉड्यूल में, परस्पर संबंधित, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पर आश्रित है ये, इंटरडिपेंडेंट और परस्पर अभिक्रियाशील, म्यूचुअली रिएक्टिव। परस्पर अभिक्रियाशील क्या, किसी भी तरह का बदलाव यदि यहाँ पर किया जाए तो उसका प्रभाव आपको पर्यावरण पर दिखाई देगा, और पर्यावरण में किसी भी तरह का यदि चेंज हो, बदलाव हो, तो उसका असर आपको जीव पर दिखाई देगा। इसी को कहते हैं परस्पर अभिक्रियाशील। तो जीव में पादप हो सकता है, जंतु हो सकता है, सूक्ष्म जीव हो सकता है, जीव के अंदर पर्यावरण में जैविक एवं अजैविक हो सकते हैं। सो जीव और पर्यावरण के आपसी संबंध के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी जो ये इंग्लिश का टर्म है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, दो ग्रीक वर्ड से मिला है। एक तो ओइकोस ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है आवास, और लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। किसी भी जीव के आवास का, हैबिटेट का या होम का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ होम, स्टडी ऑफ हैबिटेट या आवास के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो ये थी इकोलॉजी की परिभाषा। देखिए आपके मॉड्यूल में एक और इंफॉर्मेशन दी है, जीव का जीव के साथ और जीव का उसके भौतिक पर्यावरण के साथ अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। जब हम किसी जीव की बात करते हैं ना, जीव और उसके पर्यावरण की बात, तो पर्यावरण तो जैविक और अजैविक है, तो आप कह सकते हैं जीव का जीव के साथ एवं जीव का उसके भौतिक पर्यावरण के साथ अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ब्रांचेस दी गई हैं, इकोलॉजी की ब्रांचेस दी गई हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। दो ब्रांच हैं इकोलॉजी की, दो ब्रांच, जिसमें यहीं डायग्राम से ही आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर जीव लिखा है, मैं इसको हटा देता हूँ सपोज करिए, और यहाँ पर मैं कहता हूँ एक जाति एवं उसके पर्यावरण के बीच के अध्ययन को हम ओटिकोलॉजी कहते हैं, स्व पारिस्थितिकी
क्या कहते हैं, स्व पारिस्थितिकी या ओटिकोलॉजी। ध्यान रखें, एक जाति और उसकी समष्टि होगी, उसका और पर्यावरण के बीच होने वाले आपसी संबंध के अध्ययन को हम कहते हैं ओटिकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी। और इसकी जगह यदि देखें, जीव की जगह हम रख दें भिन्न जातियों, एक से ज्यादा जातियों, अलग अलग पॉपुलेशन है, उनके और पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन को कहते हैं सिनेकोलॉजी या सन पारिस्थितिकी। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। इंडिया के अंदर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाइए जहां पर हाथी मिलते हों, एलिफेंट मिलते हों। चलिए, इंडिया के अंदर एलिफेंट या तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में मिलेंगे या पेरियार नेशनल पार्क या सेंचुरी केरला में मिलेंगे। चलिए, केरला के अंदर है। केरल में जब आप पहुंचे तो आपको ये बोला गया कि केरल में जो पेरियार नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, वहाँ पर केवल और केवल हाथियों का अध्ययन करना है, हाथियों का। तो हाथियों का आप अध्ययन करने लगे। हाथी एक सिंगल स्पीसीज, एक जाति, और उसके ऊपर पर्यावरण के अध्ययन को आप जो है अध्ययन कर, पर्यावरण के प्रभाव को आप अध्ययन कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप ओटिकोलॉजी कर रहे हैं या सिनेकोलॉजी कर रहे हैं? आप स्वयं पारिस्थितिकी कर रहे हैं या आप सन पारिस्थितिकी कर रहे हैं? एक जाति, और वो क्या है? हाथी। जबकि देखिए, पेरियार नेशनल पार्क में और भी जीव जंतु हैं वहाँ पर, लेकिन आप केवल फोकस किसको कर रहे हैं? केवल हाथी को फोकस कर रहे हैं। तो यदि एक जाति हाथी और उसके पर्यावरण के बीच अध्ययन किया जा रहा है तो आप कर रहे हैं ओटिकोलॉजी, स्वयं पारिस्थितिकी। लेकिन सपोज करिए आप किसी और जंगल में गए और वहाँ पर आपको बोला कि उस पर फॉरेस्ट के अंदर जितने भी डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह की जो जातियाँ हैं, सबका अध्ययन करिए, सबका अध्ययन करना है। तो सबका अध्ययन करने लगे आप। वहाँ पर आप रैबिट, हर्बीवोर्स को भी देख रहे हैं, शाकाहारी मांसाहारी को भी देख रहे हैं, डिफरेंट तरह के जो वहाँ पादप हैं उनका भी अध्ययन कर रहे हैं। तो आप भिन्न जातियों का, उसके पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन को आप क्या कहेंगे? सिनेकोलॉजी या सन पारिस्थितिकी। तो आप समझ गए होंगे, जब एक जाति और उसके पर्यावरण के बीच अध्ययन किया जाए तो उसे ओटिकोलॉजी कहते हैं। जब भिन्न जाति, डिफरेंट स्पीसीज, और उनके ऊपर पर्यावरण के अध्ययन को स्टडी किया जाता है तो उसे सिनेकोलॉजी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये था इकोलॉजी की परिभाषा, और इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ ब्रांचेस थी, ओटिकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी। अब नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल हायरार्की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा खास है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। इकोलॉजिकल हायरार्की कहें इसे आप, या इसे आप कहें इकोलॉजिकल ऑर्डर भी कह सकते हैं। एक क्रम है, इकोलॉजिकल क्रम, पारिस्थितिकी क्रम भी कह सकते हैं, इकोलॉजिकल ऑर्डर भी कह सकते हैं, इकोलॉजिकल हायरार्की भी इसको कहा जा सकता है। हम बात करते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की के अलावा आप दो हायरार्की और पढ़ते हैं। एक प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर आप पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में किंगडम, डिवीज़न, इसके बाद में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इसके बाद में जीनस एंड स्पीसीज, वो क्या है? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, वर्गीकी क्रम है। इसके अलावा एक हायरार्की और पढ़ते हैं आप, वह है सेल। सेल मिली आपस में बना टिश्यू, टिश्यू मिला आपस में मिले तो बना ऑर्गन, ऑर्गन मिले आपस ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली क्या बना? ऑर्गेनिज्म। सेल, सेल मिली मिलकर बनाए उत्तक, उत्तक ने मिलकर बनाया अंग, अंग तंत्र, और बाद में फिर जीव बन जाता है। उसे कहते हैं जैविक क्रम या बायोलॉजिकल हायरार्की। मैंने बोला आपको इकोलॉजी के अलावा आप दो हायरार्की पढ़ते हैं, एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, किंगडम टू स्पीसीज, दूसरी बायोलॉजिकल हायरार्की, वो सेल से लेकर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से लेकर आती है ऑर्गेनिज्म तक, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल हायरार्की। हमारी इकोलॉजिकल हायरार्की बायोलॉजिकल हायरार्की से ही जुड़ी हुई है। जहाँ पर बायोलॉजिकल हायरार्की
खत्म होती है वहां से इकोलॉजिकल हायरार्की की शुरुआत होती है। देखिए, सेल से मिलकर बना और टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म जो कि बायोलॉजिकल हायरार्की की सबसे बड़ी यूनिट है, वहीं पर इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट है, जिसे ऑर्गेनिज्म या जीव कहते हैं। तो जहाँ बायोलॉजिकल हायरार्की खत्म होती है वहाँ पर हमारी इकोलॉजिकल हायरार्की की शुरुआत होती है। सो ऑर्गेनिज्म, अब देखिए इसको समझना है आपको अच्छे से। ऑर्गेनिज्म, नेचर के अंदर ऑर्गेनिज्म, आप किसी को भी ले लें फॉरेस्ट में, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है, यहाँ पर ध्यान दें, आर मतलब रैबिट, रैबिट। अब रैबिट को समझें, ऑर्गेनिज्म रैबिट, क्या नेचर के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर क्या एक सिंगल रैबिट रहता है? आप कहेंगे नहीं, वहाँ पर तो ढेर सारे रैबिट हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल या एक फॉर्म में नहीं रहता, एक सिंगल में नहीं रहता, वो हमेशा किस में रहता है? ग्रुप में रहता है। तो आप क्या कहेंगे कि एक ही स्पीसीज के ढेर सारे मेंबर एक पर्टिकुलर एरिया में मिल जाएंगे। जैसे रैबिट किसी जंगल में ढेर सारे होंगे, एक नहीं होगा, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि एक निश्चित एरिया के अंदर, एक निश्चित क्षेत्रफल के अंदर एक ही जाति के जो एक से ज़्यादा संख्या में होते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहते हैं समष्टि, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डेफिनेशन ही ये है, देखिए आपने पॉपुलेशन का डेफिनेशन ही बना दिया। एक ही जाति के एक से ज़्यादा सदस्य किसी निश्चित स्थान पर जो रहते हैं उसे पॉपुलेशन कहा जाता है। तो रैबिट की पॉपुलेशन R1, R2, R3, ये 8 रैबिट हमने मान लिए एक पर्टिकुलर एरिया में। ये एरिया एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बताया है। क्या जंगल के अंदर केवल रैबिट ही घूम रहे हैं? वहाँ पर रैबिट के अलावा, रैबिट जिसको खाते हैं, हर्ब्स, ग्रास, घास, उसकी भी पॉपुलेशन होगी। तो इसलिए एच यहाँ पर दिखाया है, थोड़ा देख लें यहाँ पर, एच हर्ब्स, हर्ब्स की भी पॉपुलेशन होगी। इसके अलावा वहाँ पर रैबिट को खाने वाले फॉक्स, लोमड़ी घूम रही हैं जो उसके लिए उसको प्रेडेशन करती हैं, उसकी भी पॉपुलेशन होगी। और वहाँ पर रैबिट को और फॉक्स को खाने वाला टाइगर भी है, टाइगर की भी पॉपुलेशन होगी। तो वहाँ पर किस किस की पॉपुलेशन है जंगल के अंदर? हर्ब्स की पॉपुलेशन है, रैबिट की पॉपुलेशन है, उसके अलावा फॉक्स की पॉपुलेशन है, उसके अलावा टाइगर की पॉपुलेशन है। और एक को तो भूल ही गए क्योंकि वो दिखाई नहीं देता इसलिए याद नहीं रहता है, वो है माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव। वहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस भी तो हैं, उसकी भी पॉपुलेशन है। तो डिफरेंट स्पीसीज जो है उनकी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं। तो आप नहीं मानेंगे ये बात कि ये जो एक एरिया में रहती हैं आपस में इंटरेक्शन भी करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बनाकर रखते हैं। कैसे संबंध? रैबिट क्या ग्रास नहीं खाएगा? तो इसका मतलब रैबिट की पॉपुलेशन ग्रास की पॉपुलेशन के साथ संबंध बनाए हुए हैं, इंटरेक्शन। और क्या फॉक्स रैबिट को नहीं खाएगी? तो फॉक्स की पॉपुलेशन रैबिट के साथ संबंध बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद में टाइगर रैबिट और फॉक्स दोनों को खा सकता है। और इनकी किसी की यदि डेथ हो जाए तो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई बैठे हैं, वो इनको कंज्यूम कर जाएंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं आप, किसी निश्चित स्थान पर डिफरेंट अलग अलग तरह की समष्टि एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बनाकर रखती हैं, इंटरेक्शन में रहती हैं। इस परस्पर संबंध को समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहा जाता है। सो कम्युनिटी का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। एक निश्चित स्थान पर डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन होती है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहती हैं, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। एक निश्चित स्थान पर अलग अलग तरह की समष्टि जो एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बना के रखती हैं, ये संबंध भोजन के लिए ही अधिकतर होता है, इसको कहते हैं हम समुदाय या कम्युनिटी। अच्छा, आप बता सकते हैं समुदाय के अंदर सब कौन होते हैं? रैबिट है, हर्ब्स है, फॉक्स है, टाइगर है, माइक्रोब्स है, सूक्ष्मजीव है, सब लिविंग होते हैं। इसलिए समुदाय को जैविक समुदाय कहना ज़्यादा बेहतर है, जैविक समुदाय।
समुदाय के बारे में डिटेल में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखें समुदाय के अंदर केवल और केवल लिविंग ही होते हैं, जैविक ही होते हैं। याद रखें डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन किसी निश्चित स्थान पर आपस में जो परस्पर संबंध बनाकर रखती है वो एक समुदाय का निर्माण करती है। अब समुदाय के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, जरा सोचिए कि समुदाय है, समुदाय पादप को कौन खा रहा है? रैबिट, खरगोश। खरगोश को कौन खा रहा है? फॉक्स। फॉक्स को कौन खा रहा है? टाइगर। और इनकी सबकी डेथ हो जाए तो इनको कौन खा रहा है? माइक्रोब्स। रैबिट कब तक इनको हर्ब्स को खाता रहेगा? एक समय के बाद में आपको नहीं लगता कि भोजन की कमी हो जाएगी? क्योंकि पादप को लगातार यदि भोजन देना है, पादप को यदि लगातार भोजन देना है तो पादप को आवश्यकता पड़ेगी किसकी? अजैविक कारक की, अबायोटिक फैक्टर की। अजैविक कारक के बिना नहीं हो सकता है। भाई पादप को भोजन बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए प्रकाश चाहिए, खनिज लवण चाहिए, CO2 चाहिए, ये सब की आवश्यकता होती है, जल चाहिए, और ये क्या है? सब अजैविक कारक। इवन खरगोश जब पादप को खाएगा तो उस भोजन को श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब जो समुदाय में होते हैं वो हमेशा अपने जितने भी जैविक अजैविक कारक के साथ परस्पर संबंध बनाकर रखते हैं, और इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ध्यान रखें। सो इकोसिस्टम क्या हुआ? एक निश्चित स्थान पर टोटल कुल जैविक कारक और टोटल अजैविक कारक जो आपस में परस्पर संबंध बनाकर रखते हैं, इंटरेक्शन में रहते हैं, इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। पोंड है एक तालाब। तालाब के अंदर जैविक कारक आप बता सकते हैं कौन कौन है? बताते हैं। पादप पलवक, जंतु पलवक और उनको खाने वाली मछली, और वहाँ पर माइक्रोब्स भी हैं। ये है जैविक कारक। उसी तालाब के अंदर अजैविक कारक है, जल है, जल में घुली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रकाश भी आता है वहाँ पर, और खनिज लवण भी है। तो कुल मिला के वो क्या है? अजैविक कारक। और पोंड की, तालाब की एक अपनी सीमा है, एक बाउंड्री है। तो एक बाउंड्री के अंदर एक निश्चित स्थान पर टोटल जैविक, पादप पलवक, जंतु पलवक, मछली और माइक्रोब्स, सूक्ष्मजीव, अजैविक कारक, प्रकाश, तापमान, खनिज लवण, गैसेस, ये मिलकर बनाते हैं एक इकोसिस्टम। क्योंकि ये तालाब है, इसको बोलते हैं तालाब वाला पारिस्थितिकी तंत्र या पोंड इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम ध्यान रखना है आपको, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, जिसमें जैविक अजैविक कारक दोनों आ जाते हैं। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के बाद में आ जाता है बायोम। बायोम क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके लिए पूरा का पूरा एक लेक्चर आएगा बायोम के बारे में, डिटेल में बात करेंगे। बायोम बहुत बड़े एरिया होते हैं, बहुत बड़े एरिया होते हैं, और इनकी जो सीमाएं होती हैं, इनकी जो बाउंड्री होती है, दो इम्पोर्टेंट फैक्टर ही निर्धारित करते हैं। पहला कौन निर्धारित करेगा? वहाँ पर पूरे साल भर रहने वाला तापमान, पूरे साल भर रहने वाला औसत तापमान, और दूसरा वहाँ पर पूरे साल भर पड़ने वाली औसत वर्षा और बर्फ। पूरे साल भर कितनी वर्षा होती है या कितनी बर्फ पड़ती है, क्योंकि हर जगह वर्षा नहीं होती, हर जगह बर्फ नहीं पड़ती, इसलिए वर्षा और बर्फ दोनों को एक साथ ले लिया है। देखिए बहुत बड़े एरिया होते हैं। जैसे यदि आप भोपाल में रहते हैं, मध्य प्रदेश भोपाल में रहते हैं, और भोपाल में रहते हुए मई जून के महीने में आपको गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, और फिर लखनऊ में आप पूछें उनको भी इतनी गर्मी लग रही है, इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ और भोपाल सेम बायोम का हिस्सा है। लेकिन यदि आप लखनऊ और भोपाल वाले मिलकर फ़ोन करें श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल, और वहाँ पर पहुँचे भाई इतनी गर्मी है, वो कहेंगे नहीं हमारे यहाँ पर तो ठंडा है, तो इसका मतलब श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर अलग बायोम में है। तो अब बताइए लखनऊ से श्रीनगर बहुत दूर है, इसलिए बायोम बहुत बड़े एरिया होते हैं। बायोम बहुत बड़े एरिया होते हैं, और इनकी बाउंड्री को निर्धारित करते हैं दो इम्पोर्टेंट कारक, महत्वपूर्ण कारक, औसत तापमान पूरे साल भर का, और पूरे साल भर का औसत वर्षा एवं बर्फ, ये रहते हैं। केरला का अलग होगा, केरल का, क्योंकि वहाँ का अलग है, वहाँ का अलग तापमान मिलेगा। तो इस तरीके से बड़े साइज के होते हैं, डिटेल में हम बात करेंगे।
देखिए बायोम के बाद में आ जाता है लास्ट जैव मंडल, बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर इस अर्थ के ऊपर जहां भी लाइफ है, जीवन है, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो बायोस्फीयर का ही हिस्सा है, ये समझिए आप। बायोस्फीयर, बताइए मुझे कि वायुमंडल जो है, क्या पूरे वायुमंडल में जीवन है? तो इसका आंसर आएगा आपका नहीं। वायुमंडल में एक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर जीवन नहीं है, क्योंकि वहां पर तापमान में बदलाव है और प्रेशर, दाब के अंदर भी बदलाव है। क्या पूरे जलमंडल में जीवन है? जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर? तो आप कहेंगे नहीं, ढेर सारा ऐसा डार्क एरिया है ओशियन के अंदर जहां जीवन नहीं है। मैं बात करूं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, अर्थ में क्या हर जगह जीवन है? तो आप कहेंगे अर्थ के ऊपर क्रस्ट पर है, लेकिन नीचे मेंटल और कोर में जीवन नहीं। तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तीनों जहां मिलते हैं वहीं पर बनाते हैं जैव मंडल या बायोस्फीयर। वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल का कॉमन भाग जहां पर जीवन संभव हो, और जीवन संभव हो ही जाता है वहां पर जहां तीनों होते हैं, वही कहलाता है जैव मंडल। आप खुद देख लो कि आपके पास ये तीनों हैं, तभी तो आप सरवाइव कर रहे हैं। पीने के लिए पानी है, फसल के लिए स्थल है, और ऑक्सीजन के लिए वायुमंडल है। जिन क्षेत्र में इन तीनों में से एक भी गायब हो जाए वहां पर जीवन संभव नहीं है। जैव मंडल तभी बनता है जब जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों आ जाए। इसे यदि मैं कहीं पर हूँ, आप कहीं पर बैठे हैं और आराम से रह रहे हैं, इसका मतलब आप बायोस्फीयर, जैव मंडल का हिस्सा है, और वहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं। देखिए अर्थ का जब एवोल्यूशन हुआ होगा, जरा सोचिए, अर्थ का जब एवोल्यूशन हुआ होगा तो स्थल मंडल तो बन ही गया था, लैंड, लेकिन तब भी जीवन नहीं था। अब जानते हैं कि जल भी आ गया था, स्थल भी था, जल मंडल भी था, लेकिन तब भी जीवन नहीं था। जीवन कब आया? जब आया वायुमंडल। तीनों आने के बाद में फिर अपने आप ही वहाँ पर लाइफ डेवलप हो जाती है। मार्स के ऊपर या मून के ऊपर अभी तक जीवन नहीं आ पाया है। इसके पीछे वजह यही है कि वहाँ पर स्थल मंडल है, मार्स लैंड पार्ट ही है, मून भी लैंड पार्ट है, जल मंडल भी है, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि वहाँ पर पानी है, लेकिन वहाँ पर अभी वायुमंडल नहीं है। जिस दिन वहाँ वायुमंडल आ गया, ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे? जैव मंडल। तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल का कॉमन भाग जो किसी भी जीव को वहाँ पर सपोर्ट दे सकता है, सरवाइव करा सकता है, उसे जैव मंडल कहते हैं। अब देखिए, ये जो इकोलॉजिकल हायरार्की है, इसमें आप जीव से लेकर जैव मंडल की ओर गए, जीव से लेकर हम जैव मंडल की ओर गए। क्या आप बता सकते हैं इसमें कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी जो इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई कौन है? जीव है, वो तो दिख रहा है। तो इसमें सबसे छोटी जो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, जिसे किसी की जरूरत ना हो, वो कौन है? जीव? नहीं, जीव तो रैबिट है, उसको तो दूसरी पॉपुलेशन की जरूरत होती है फूड के लिए। समष्टि को जरूरत होती है। समुदाय, आजीविक कारक की जरूरत होती है। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे छोटी स्वतंत्र क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए कैसे, जैविक है, फूड बनाने वाले हैं, अजैविक कारक फूड बनवाने के लिए चाहिए, तो जैविक और अजैविक दोनों है, किसी की जरूरत नहीं है, जबकि समुदाय में जरूरत है आजीविक की। इसीलिए सबसे छोटी इकाई जीव नहीं, सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। जीव से जैव मंडल की ओर जाने पर आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। देखिए वहाँ एक सिंगल जीव रैबिट की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैव मंडल की। तो जीव से जब हम जाएंगे जैव मंडल की ओर, तो आकार में आकार बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और जटिलता, जीव से लेकर आप यदि समष्टि की ओर जाएं तो जटिलता क्या होती है? वो भी बढ़ती है। यहाँ सिंगल जीव है और वहाँ पूरा का पूरा जैव मंडल आ गया, तो आकार में वृद्धि और जटिलता में भी वृद्धि मिलती है। तो ये थी यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली हमने इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो आपको इकोलॉजिकल हायरार्की दिख रहा है, जीव से लेकर हमने बात की जैव मंडल तक, ये पूरा एक तरीके से आपका सिलेबस भी है। मतलब अपने को ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम इकोलॉजिकल हायरार्की के बाद में जीव के बारे में बात करेंगे, फिर समष्टि के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम समुदाय के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर इंट्रैक्शन पढ़ेंगे, अनुकर्मण पढ़ेंगे, परस्पर जातीय संबंध पढ़ेंगे, फिर हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, आपका चैप्टर नंबर 2 है। उसके बाद में हम बायोम्स पढ़ेंगे और बायोम्स के बाद में जैव मंडल के अंदर 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। एक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, और दूसरा पर्यावरणीय मुद्दे। इनके बारे में हम बात करेंगे। इकोलॉजिकल हायरार्की और इकोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अभी तक हमने बात की कि ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं वो मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन या समष्टि को। पॉपुलेशन और समष्टि मिलकर बनाती हैं समुदाय, और या कह सकते हैं आप कम्युनिटी को। समुदाय और कम्युनिटी मिलकर बनाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और इकोसिस्टम को, और इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं बायोम को, और बायोम मिलकर बनाते हैं जैव मंडल या बायोस्फीयर को। तो अभी तक हमने बात की इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया था कि इकोलॉजिकल हायरार्की में ये जो इकोलॉजिकल हायरार्की एक तरह का अपना सिलेबस है। इसमें हम पहले ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे, फिर हम पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, फिर हम कम्युनिटी के बारे में समझेंगे, फिर हम पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे, फिर हम बायोम के बारे में जानेंगे, और फाइनली फिर हम जैव मंडल का अध्ययन करेंगे, बायोस्फीयर को पढ़ेंगे। तो इकोलॉजिकल हायरार्की को ही आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे पहला स्टेप ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है, मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोलॉजिकल स्टडी की। या आप इकोलॉजिकल स्टडी की सबसे छोटी इकाई कह दें, या आप इकोलॉजिकल हायरार्की की भी सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं। इकोलॉजिकल हायरार्की की शुरुआत ही ऑर्गेनिज्म या जीव से होती है, तो पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। ऑर्गेनिज्म एक निश्चित जीवन काल को फॉलो करते हैं, मीन्स वो जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो पैदा होगा, बर्थ लेगा, उसके बाद में ग्रोथ करेगा, उसके बाद में रिप्रोड्यूस करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, मल्टीपल कॉपी और ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करेगा, और फाइनली डेथ हो जाती है। इसी को कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन और एक फिक्स्ड लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। तो वो जन्म लेंगे, वृद्धि करेंगे, जनन करेंगे और मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। ऑर्गेनिज्म छोटे हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म छोटा हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म बड़ा भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म एक सिंगल कोशिका के एक कोशिकीय भी होते हैं, और ऑर्गेनिज्म बहुकोशिकीय भी होते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल हम अपने चारों ओर देखते ही हैं। आंखों से ना दिखने वाले, नेकेड आई से ना दिखने वाले छोटे से टाइनी से ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया क्या है? ये सिंगल सेल के हैं, एक कोशिकीय हैं और छोटे हैं, और एक कोशिका उनकी लाइफ में सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेती है, चाहे वो फूड का डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो जनन हो, रिप्रोडक्शन हो। तो एक कोशिका के भी जीव होते हैं, जैसे मोनेरन्स, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा के अंदर मेंबर्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और कुछ मेंबर एल्गी के भी हैं, यूनिसेलुलर एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। सिंगल सेल के हैं, छोटे होते हैं। बड़े साइज के और बहुकोश के भी जीव होते हैं, मैमल्स जैसे हम बड़े साइज के हैं और बहुकोश के हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, जैसे वेल, शार्क, एलिफेंट। ढेर सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो बड़े साइज के हैं और बहुकोशिकीय हैं। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही खास है।
मैं ये कह सकता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी से उठाई गई है। एनसीईआरटी को जब आप शुरुआत में स्टडी करेंगे तो ये लाइन आपको एनसीईआरटी के अंदर 12th एनसीईआरटी इकोलॉजी में आपको वहाँ पर प्रिंटेड मिलेगी। क्या लाइन है, पहले इसको समझें, पहले इसको देखें, सुने, और उसके बाद में इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ कहना क्या चाहता है। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कार्यकीय पारिस्थितिकी या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहलाती है। जैविक स्तर पर मतलब ऑर्गेनिज्म लेवल पर, ऑर्गेनिज्म लेवल पर, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट के जो असर होते हैं, उनके अध्ययन को हम फिजियोलॉजिकल या कार्य की पारिस्थितिकी कहते हैं। जैविक स्तर पर एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पर। अब आप इसे समझें कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है क्या आखिरकार। ये तो डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है कि ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो इकोलॉजी की जाती है, जो इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, वो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी या कार्य के पारिस्थितिकी कहलाती है। अब देखिए भाई, दो प्लांट हैं यहाँ पर, ये देखिए दोनों सेम स्पीसीज के मेंबर्स हैं। बता दूं मैं आपको, सेम ही प्रजाति के हैं, ये भी ये भी। आप कहेंगे सर ये तो अच्छा खासा दिख रहा है और ये बड़ा कमज़ोर दिख रहा है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो अच्छा खासा दिख रहा है, इसे देखिए लाइट की कोई कमी नहीं है, लाइट है एच न्यू प्रकाश। यहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं है, वाटर भी, जल भी अच्छा खासा दिया है। और ये जो एम है ये मिनरल्स है, खनिज लवण है, खनिज लवण की भी कोई कमी नहीं है भाई। खनिज लवण की कोई कमी नहीं है, जल की कोई कमी नहीं है, प्रकाश की कोई कमी नहीं है, CO2 गैस मिल ही जाना है। तो देखिए पादप ने कितना अच्छा ग्रो किया, अच्छी जड़ बनाई, अच्छा तना बनाया, अच्छी पत्तियां बनाई। अब जब जड़, तना, पत्ती अच्छी बनी तो पुष्प भी बहुत अच्छे खासे आए। देखिए नंबर में 3 है और क्वालिटी भी देखिए पुष्प की कितनी बढ़िया है। तो आपको लगता नहीं है कि ये अच्छे खासे अबायोटिक फैक्टर, अजैविक कारक की वजह से इस प्लांट की वृद्धि बढ़िया है और जनन भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फ्लावर क्या है, वो जनन ही तो है। तो वृद्धि और जनन को दोनों को प्रभावित करता है अजैविक कारक। इसी को इसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी या कार्य की पारिस्थितिकी कहते हैं। अब इसके लिए तो एक तरीके से देखें पॉजिटिव वे में गया, लेकिन इसी स्पीसीज का जो मेंबर है, इसे जल की कमी है, खनिज लवण की भी कमी है और प्रकाश की भी कमी है, प्रकाश भी कम है देखिए। और ऐसी कंडीशन में इसकी वृद्धि कम हुई। देखिए आप पत्ती का आकार देख सकते हैं और पुष्प की संख्या भी देखिए 1 है और वो भी कमजोर है। तो इसकी अजैविक कारक की कमी की वजह से इसकी वृद्धि और जनन दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो अजैविक कारक या जैविक कारक दोनों को देख लें, उसका किसी एक सिंगल जीव पर, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन को हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी या कार्य के पारिस्थितिकी कहते हैं। तो यहाँ पर, और ये कार्य की पारिस्थितिकी किस फॉर्म में समझ में आएगी, ये समझ में आएगी हमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, वृद्धि एवं जनन। भाई हम देखना चाह रहे हैं कि उस पर पारिस्थितिकी, जो कार्य की पारिस्थितिकी, उसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है। तो वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की फॉर्म में ही आपको दिखाई देगा कि ग्रोथ बढ़िया कर रहा है तो पॉजिटिव वे में है, ग्रोथ अच्छा नहीं कर रहा है तो नेगेटिव वे में है। तो इसी को कहते हैं हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी है। ऑर्गेनिज्म के बाद में अब नेक्स्ट कौन था इकोलॉजिकल हायरार्की के अंदर, ऑर्गेनिज्म मिलकर एक निश्चित स्थान पर जो रहते हैं एक ही प्रजाति के, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समष्टि या पॉपुलेशन। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं, समष्टि के बारे में बात करते हैं। समष्टि पॉपुलेशन की परिभाषा आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक ही प्रजाति के ढेर सारे सदस्य हैं जो एक निश्चित स्थान पर या एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उसे समष्टि कहते हैं या उसे पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मैं बात करूं होमो सैपियंस, ह्यूमन, पॉपुलेशन ऑफ होमो सैपियंस ह्यूमन,
तो आप एकदम कहेंगे कहाँ की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं भोपाल की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, या मैं कोटा की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं बोलता हूँ पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ कोटा, तो मैं कोटा एक एरिया आ गया कि कोटा में रहने वाले टोटल ह्यूमंस की पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक निश्चित एरिया मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। चलिए, पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन एंड मेटा पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन को डीम्स भी कहते हैं, याद रखें डीम्स। हमने कहा लोकल पॉपुलेशन ऑफ कोटा, हम इसको डीम्स ऑफ कोटा भी कह सकते हैं, डीम्स। सो लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन एंड मेटा पॉपुलेशन, 3 तरह की पॉपुलेशन होती है। इसमें हम इन तीनों को, क्या डिफरेंस है तीनों में, तीनों का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, उसको हम एक एग्जाम्पल से बड़े अच्छे से समझते हैं। ध्यान से देखिए, ये कोटा लिखा मैंने या दिल्ली लिखा, नीचे देखिए कोटा के नीचे H1, H2, H3, H4 लिखे हुए हैं। ये ह्यूमन है, होमोसेपियंस। H1, H2, H3, H4, H5, H6, H8, इधर आगे H8, यहाँ पर इधर ह्यूमन है, कोटा में रहने वाले, इधर ये दिल्ली में रहने वाले हैं। कोटा में रहने वाले ह्यूमन जो कोटा में लंबे समय से रह रहे हैं, एक ही स्पीसीज के मेंबर जो एक लंबे समय से रह रहे हों, वो बनाते हैं लोकल पॉपुलेशन। तो ये क्या है, कोटा की लोकल पॉपुलेशन। ये क्या है, ये दिल्ली में रह रहे हैं लंबे समय से, सेम स्पीसीज के मेंबर, एक ही जाति के मेंबर एक ही स्थान पर रह रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, दिल्ली की लोकल पॉपुलेशन। सो एक ही जाति के मेंबर एक ही स्थान पर जो रहते हैं वो कहलाते हैं लोकल पॉपुलेशन। तो ये दिल्ली की लोकल पॉपुलेशन और ये कोटा की लोकल पॉपुलेशन। अब बात करते हैं सिस्टर किसे कहते हैं। देखिए, दिल्ली में जो रह रहे हैं वो दिल्ली के लोकल, जो कोटा में रह रहे हैं वो कोटा के लोकल। लेकिन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, आपस में रिश्ता कैसा है, सेम स्पीसीज के मेंबर हैं लेकिन अलग अलग स्थान पर रहते हैं। ध्यान से समझें, सेम एक ही प्रजाति के सदस्य है लेकिन एक दिल्ली में रहते हैं, कुछ दिल्ली में रह रहे हैं और कुछ कोटा में रह रहे हैं, तो आपस में उनका जो रिलेशन होगा वो कहलाएगा सिस्टर पॉपुलेशन। तो सिस्टर पॉपुलेशन देखिए लिखा है, सिस्टर पॉपुलेशन एक ही जाति के सदस्य भिन्न स्थान, एक ही जाति के सदस्य भिन्न स्थान। इसका एग्जाम्पल दिल्ली और कोटा के अलावा और भी ले सकते हैं। जैसे दिल्ली में रहने वाले सदस्य हैं और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, शिमला में रह रहे हैं, मनाली में लोग रह रहे हैं। तो जरा सोचिए, हिमाचल प्रदेश, शिमला और मनाली में रहने वाले जो हिली एरिया में रहने वाले लोग हैं वो भी तो होमोसेपियंस हैं, ह्यूमन है, और दिल्ली में रहने वाले भी लोग होमोसेपियंस हैं, सेम प्रजाति के सदस्य हैं। बस अंतर क्या है कि दिल्ली मतलब मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, प्लेन एरिया में, और हिमाचल प्रदेश मतलब पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में रह रहे हैं, स्थान अलग अलग है। तो एक ही जाति भिन्न स्थान, आपस में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लोगों का रिलेशन कैसी पॉपुलेशन कहलाएगा, सिस्टर पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएगा। ध्यान रखें भाई, भोपाल में रहने वाले लोग लखनऊ में रहने वाले लोगों के साथ एक दूसरे के साथ सिस्टर बना रहे हैं, इंडिया में रहने वाले लोग अमेरिका में रहने वाले लोगों के बीच में सिस्टर पॉपुलेशन है, एक ही जाति के लोग हैं, अलग अलग स्थान पर रह रहे हैं, तो इसको कहते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। चलिए, अब सिस्टर पॉपुलेशन के बाद में बात करते हैं मेटा पॉपुलेशन के बारे में। मेटा पॉपुलेशन के बारे में समझेंगे, मेटा पॉपुलेशन किसे कहते हैं। परिभाषा तो मेटा पॉपुलेशन की है, दो स्थानीय जनसंख्या जो एकांकी सदस्यों द्वारा परस्पर संबंधित रहती है। ध्यान रखें, दो स्थानीय जनसंख्या जो एकांकी सदस्यों द्वारा परस्पर संबंधित रहती है उसे मेटा पॉपुलेशन कहते हैं, जो इंटरकनेक्टेड रहती है बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स। इसको आप यहां पर समझेंगे। जैसे H1 और H2 दो ह्यूमन, इनको पढ़ाई लिखाई करने के बाद में हायर स्टडीज किया इन्होंने और इनको जॉब का ऑफर मिला दिल्ली किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, और वो दिल्ली चले गए। तो देखिए, मैंने H1 H2 को दिल्ली भेज दिया। अब H1 और H2 कोटा में रह रहे थे लेकिन अब दिल्ली में रहे, तो दिल्ली की लोकल तो बनेंगे नहीं क्योंकि 2 दिन पहले ही आए हैं, अब वहां पर रहकर फ्लैट लेकर अपना जॉब कर रहे हैं।
और H7 और H8 को पता लगा, जो दिल्ली में रहने वाले थे, कि कोटा में प्रिपरेशन होती है मेडिकल की और इंजीनियरिंग की, और वो कोटा में आ गए प्रिपरेशन के लिए। H7 और H8 यहाँ पर मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो इसका मतलब ये लोकल थोड़े बना देंगे, क्योंकि ये तो आए हुए 6-7 महीने हुए हैं। तो जो H1 H2 दिल्ली में रह रहे हैं और जो H7 और H8 कोटा में रह रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं मेटा पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन दो एरिया के बीच में आना जाना रखती है उसको मेटा पॉपुलेशन कहा जाता है। तो ये क्या हुई? मेटा पॉपुलेशन कहते हैं, जो आना जाना रखती है। जैसे आप घूमने के लिए दिल्ली से जो है हिमाचल प्रदेश चले गए और वहाँ पर रह रहे हैं 8-10 दिन से, 15 दिन से, तो वहाँ पर आप मेटा पॉपुलेशन बना रहे हैं। या हिमाचल का कोई व्यक्ति दिल्ली में आ गया है कुछ दिन रहने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वो दिल्ली में रहकर मेटा पॉपुलेशन बना रहा है। तो दो स्थान के बीच में जो पॉपुलेशन आना जाना रखती है उसको मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे। वो ये, मैं थोड़ा सा इसको बोल देता हूँ, अच्छे से समझें। जितनी भी मेटा पॉपुलेशन होती हैं वो सिस्टर पॉपुलेशन 100% होगी। जितनी भी मेटा पॉपुलेशन है, तो ऑल मेटा पॉपुलेशन जो है वो सिस्टर पॉपुलेशन होती है, क्योंकि सेम स्पीसीज के बीच में ही तो आना जाना होता है। लेकिन जो टोटल जितनी सिस्टर होती हैं जरूरी नहीं है कि वो मेटा हो। थोड़ा सा जो है ट्रिकी है स्टेटमेंट, याद रखें। जितनी भी मेटा पॉपुलेशन होती हैं वो सिस्टर पॉपुलेशन 100% होगी, लेकिन सभी सिस्टर पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन हो ये जरूरी नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझे, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो समझे। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में होमोसेपियंस, साउथ कोरियन, नॉर्थ कोरिया में होमोसेपियंस एक ही प्रजाति के हैं, अलग अलग स्थान पर रहते हैं। तो आपस में कैसे हुए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया वाले? सिस्टर पॉपुलेशन, सिस्टर है, लेकिन आना जाना नहीं है। नॉर्थ कोरिया का एक भी बंदा साउथ कोरिया नहीं आता और साउथ कोरिया का कोई नॉर्थ कोरिया नहीं जाता। तो आपस में कैसे हुए? आपस में मेटा नहीं है। तो देखिए वहाँ सिस्टर है लेकिन मेटा नहीं है, लेकिन जहाँ पर मेटा होगा वहाँ सिस्टर कंफर्म होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो सिस्टर हो वो मेटा भी हो, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि जो मेटा होगा वो सिस्टर 100% होगा। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है। तो ये था हमारे इसमें पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन एक नए अलग चैप्टर में लेंगे जिसका नाम है डेमोग्राफी। वो बाद में आएगा, डेमोग्राफी, जिसके अंदर टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए, पॉपुलेशन के बाद में समुदाय पर चलने से पहले, कम्युनिटी पर चलने से पहले हम बात करते हैं स्पीसीज के बारे में। एक मॉड्यूल में छोटा सा बॉक्स के अंदर टॉपिक दिया है स्पीसीज या प्रजाति। स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। स्पीसीज टेक्सोनोमी के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो सबसे छोटी इकाई है, किंगडम से लेकर जीनस और लास्ट में क्या जाती है? स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट। इसलिए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इसको कहा है। अब स्पीसीज की जो परिभाषा है ये हमेशा बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है, क्योंकि जो भी कोई स्पीसीज की परिभाषा देता है उसमें एकदम कमी निकल कर आ जाती है। तो स्पीसीज की क्या परिभाषा है इसको हमने 4 पार्ट में समझना है। ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये स्पीसीज को ही डिफाइन करते हैं कि 2 ऑर्गेनिज्म है, ए और बी, ये दोनों एक ही प्रजाति हो सकती हैं यदि, ध्यान से समझे, स्पीसीज की डेफिनेशन 4 पार्ट में पढ़ेंगे कि ए और बी 2 ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों सेम प्रजाति हो सकती हैं यदि जीवित जीवों का समूह जो समान रूप से संरचना में समान हो, स्ट्रक्चर में सेम हो, क्रियात्मक रूप से समान हो, फंक्शन में सेम हो और व्यवहार में समान हो, बिहेवियर में समान हो, बिहेवियर में एक जैसा हो। मतलब स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर में सेम होना चाहिए ए और बी, तो वो सेम स्पीसीज, सेम प्रजाति हो सकती है। और दोनों जो ए और बी की बात कर रहे हैं ये
सेम पेरेंट से पैदा हुए हों, मतलब उनके माता पिता एक ही स्पीसीज के सदस्य रहे हों। तो ये ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि स्ट्रक्चर में समान, फंक्शन में समान, बिहेवियर में समान, और एक ही तरह के प्रजाति के माता पिता से वो पैदा हुए हों, तो एक स्पीसीज हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आनुवांशिक संगठन समान हो, मीन्स जीन पूल समान होना चाहिए। जीन पूल कैसा? ए और बी, ए के अंदर यदि मैं कहूं कि 20,000 जीन्स हैं तो बी के अंदर भी 20,000 ही होने चाहिए, ना कि एक कम और ना ही एक ज्यादा। तो कॉमन जीन पूल का मतलब आनुवांशिकी संगठन समान होना चाहिए। डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अलग अलग होता है आनुवांशिकी संगठन, लेकिन सेम स्पीसीज के बीच में सेम होता है। मैं होमोसेपियंस, आप होमोसेपियंस, मैं ह्यूमन, आप ह्यूमन, आपके अंदर जितने जीन्स हैं उतने ही मेरे अंदर हैं, ना तो एक कम ना ही एक ज़्यादा। यदि एक कम एक ज़्यादा हो जाएगा तो आप जानते हैं कि वो लीथल डिसऑर्डर हो जाएगा, वो सिंड्रोम हो सकता है। थर्ड, सामान्य परिस्थितियों में, ये सबसे सॉलिड पॉइंट है, और आप इस पॉइंट को पढ़ने के बाद में थोड़ा सा प्लांट डाइवर्सिटी पर भी पहुंच जाएंगे कि अर्नेस्ट मेयर का जैविक सिद्धांत है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है स्पीसीज का। वो क्या है? सामान्य परिस्थितियों में अंतर प्रजनन कर सके, सामान्य परिस्थितियों में अंतर प्रजनन कर सके, मीन्स नेचुरल कंडीशन में इंटर ब्रीडिंग होना चाहिए। नेचुरल कंडीशन में इंटर ब्रीडिंग करने में यदि वो कामयाब हैं तो वो सेम स्पीसीज के, सेम प्रजाति के सदस्य कहलाएंगे। आर्टिफिशियल बात नहीं कर रहे हैं कि लैब के अंदर आपने स्पर्म लिया और एग लिया और आर्टिफिशियली उनको फ्यूज करा दिया। ये तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर। तो सामान्य परिस्थितियों में यदि वो अंतर प्रजनन कर सकें तो एक ही जाति के सदस्य कहलाएंगे। फोर्थ लास्ट, उन्हें अन्य जीवों से आसानी से पृथक किया जा सके, अन्य जीवों से, अलग जीवों से आसानी से पृथक किया जा सके। ये चारों पॉइंट मिलकर बनाते हैं स्पीसीज की परिभाषा को। तो ये सॉलिड है चारों पॉइंट, और इनमें थर्ड पॉइंट आप जानते ही हैं कि नेचुरल कंडीशन में नेचुरली इंटरब्रीडिंग सबसे सॉलिड पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। स्पीसीज की परिभाषा के बाद में जाति से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, कुछ टर्म्स दी गई हैं स्पीसीज से रिलेटेड, उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला स्थानिक प्रजातियां, एंडेमिक स्पीसीज, दूसरा कुंजशिला जाति, कीस्टोन स्पीसीज, थर्ड क्रांतिक योजी प्रजाति, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन एंडेमिक स्पीसीज, कुंजशिला जाति एवं क्रांतिक योजी प्रजाति बात करें।